नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग में। इस कोर्स के समन्वयक डॉक्टर रामकृष्ण राठौर और प्रोफेसर समत प्रकाश सक्सेना है। आज का लेक्चर नंबर 24, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग का परिचय। यहाँ पर बेसिकली हम समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर जी कोड एंड एम कोड सीएनसी मशीनिंग में उपयोग किए जाते हैं ताकि मशीन को विभिन्न कार्यों को करने के लिए जो निर्देश हैं वो हम दिए जा सकें और मशीन के कंट्रोल्स को हम कंप्लीट कर सकें। मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में आप इन कोड्स का उपयोग करके एक विशिष्ट कार्य जैसे ड्रिलिंग, टर्निंग या अदर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि कैंट साइकिल्स का भी उपयोग करके आपने मैनुअल पार्ट प्रोग्राम को थोड़ा सा ऑटोमेट बनाया था। आइए इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, जहां पर कंप्यूटर का पार्ट प्रोग्रामिंग में क्या यूज हो सकता है, क्या महत्व है, किस तरीके से इस कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग को परफॉर्म कराया जा सकता है। आइए अब हम इसे समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रामकृष्ण राठौर है। मैं डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एसोसिएट प्रोफेसर, रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CSVTU भिलाई में कार्यरत हूँ। हम समझते हैं कि इस लेक्चर का उद्देश्य क्या है। सो इस लेक्चर से आप सीखेंगे पार्ट प्रोग्रामिंग करना, GNM कोड्स को यूज करते हुए जो कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग है उसे समझना और इनका उपयोग करके पार्ट प्रोग्राम को ऑटोमेट करना। सो कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होता है? जब मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग यहां पर सुटेबल होता है सिंपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जहां पर ये जो सिंपल ऑपरेशंस हैं जैसे कि टर्निंग, सिंपल मिलिंग ऑपरेशंस, जबकि अगर कॉम्प्लिकेटेड कंटूर्स ऑपरेशंस हैं जहां पर आपको हो सकता है कॉम्प्लेक्स पाथ पे कटिंग जो है वो परफॉर्म कराना पड़े, सो उस समय ये जो मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग है उसके जो नंबर ऑफ कोड्स बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्रिएट किए जाते हैं, जिससे CNC प्रोग्रामर को वहां पर इन प्रोग्राम्स को बनाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। मेमोरीज ज़्यादा क्रिएट होती हैं, ज़्यादा कंज्यूम की जाती हैं और इन पार्ट प्रोग्राम जो मैनुअल पार्ट प्रोग्राम हैं उनका मशीनों द्वारा समझ और उनका एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है। इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इनके सॉल्यूशंस के लिए जो मैनुअल पार्ट प्रोग्राम है उनको टाइम कंजप्शन जो है उसे रिमूव करने के लिए हमें कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम्स रिकमेंड किए जाते हैं। कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम्स जो हैं, जहां एडेड का मतलब है मदद या हेल्प, कंप्यूटर की सहायता से बनाए गए पार्ट प्रोग्राम को कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम्स कहेंगे और इस प्रोग्राम को बनाने की जो टेक्निक होगी उसे कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग कहेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला APT, दूसरा ADAPT, तीसरा EXAPT। जो पहला है जो कि APT जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज को हम ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल। ये MIT में डेवलप हुआ था, जिसका प्रोविजन सबसे पहले बोथ पॉइंट टू पॉइंट जो मैन्युफैक्चरिंग थी, जहां पर ड्रिलिंग जैसे कार्य जो कि पॉइंट टू पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और कंटिन्यूअस पाथ प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज किया गया था, जो कि अप टू 5 एक्सेस मशीन्स के लिए यूज किए जाते हैं, वहां तक के लिए APT पार्ट प्रोग्राम का यूज किया गया। इसके बाद आता है ADAPT। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज APT लैंग्वेज पे बेस्ड है। इसका डेवलपमेंट IBM के द्वारा किया गया। ये जो है ये पॉइंट टू पॉइंट और कंटिन्यूअस पाथ प्रोग्रामिंग दोनों के लिए की जा सकती है। ये पावरफुल है APT की जैसा, और कुछ हद तक इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है। इसके बाद आते हैं EXAPT, जो कि इसका तीसरा प्रारूप है। ये जो EXAPT प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी APT के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ड है। इसका डेवलपमेंट जर्मनी की कंपनी द्वारा किया गया था। इसमें कटिंग स्पीड जैसे उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, और
इसके भी अलग अलग वर्जन्स होते हैं। यहां पर इसके जो वर्जन्स होते हैं वो है EXAPT1, जो कि ड्रिलिंग और स्ट्रेट कट मिलिंग के जैसे कार्यों को परफॉर्म कराने के लिए कराए जाते हैं। इसके बाद आता है EXAPT2, जो कि टर्निंग जैसे कार्यक्रम को परफॉर्म करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। इसके पश्चात आता है EXAPT3, जो कि कंटिन्यूअस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यहां पर यूज किया जाएगा। इसके पश्चात ये जो NC प्रोग्राम्स होते हैं ये काफी डिफिकल्ट होते हैं और काफी कॉम्प्लेक्स जो ज्योमेट्रीज होते हैं उनको बनाने के लिए काफी दिक्कतें आती हैं। इनमें दिक्कतें क्या हो सकती हैं? जहां पर हो सकता है आपको स्पेसिफिक कटर लोकेशन डिफाइन करना है। सपोज यहां पर कुछ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज हैं। नाउ अगर आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कटर की लोकेशन को डिफाइन करना है, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में उनके कैलकुलेशंस करना, उनके एग्जैक्ट पॉइंट को डिफाइन करना, इन सभी में काफी दिक्कतें आती हैं। कंप्यूटर्स इन पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए यूज किए जा सकते हैं, जहां पर कंप्यूटर्स असिस्ट करते हैं प्रोग्रामर्स को इस तरीके के NC कोड्स को डेवलप करने के लिए। यहां पर इन NC कोड्स को डेवलप करने के लिए ये जो कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग का जो मेथड है वो कुछ एडवांटेजेस हमें प्रोवाइड करता है, कुछ लाभ हमें देता है। वो लाभ कुछ इस प्रकार है। ये सबसे पहले मैनुअल कैलकुलेशंस, जो कि ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं किसी भी वर्कपीस के, उनको कैलकुलेट करने के लिए जो समय लगता है उसे ये रिड्यूस करता है। इसके अलावा ये हमें कटर पाथ का जो सिमुलेशन होता है कि कटर रियल टाइम में एग्जीक्यूट जो होता है, कटिंग का जो सीक्वेंस है रियल टाइम में एग्जीक्यूट होने से पहले कटर कैसे कैसे मूवमेंट लेगा, उसके सिमुलेशन को ये हमें मैन्युफैक्चरिंग से पहले ही ये हमें बता देता है, जिससे होने वाले एरर्स को रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा ये हमें कोलिजन्स जो होते हैं, जो आपस में टकराव हो सकते हैं कि कटिंग टूल वर्क पीस में कहीं पर टकरा सकता है या कटिंग टूल कहीं मशीन्स में कहीं टकरा सकता है, वो जो होने वाले जो कोलिजन्स हैं उसे हम प्रोग्राम या एक्चुअल मशीनिंग से पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग के मदद से। इसके अलावा ये जो प्रिपरेशन टाइम होता है, प्रोग्राम प्रिपरेशन टाइम, इसको भी ये कम करता है और प्रोग्राम काफी कम समय में प्रिपेयर हो जाते हैं। इसके अलावा जो प्रोग्राम प्रिपरेशन के लिए जो हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, काफी सारे कोड्स बनाने पड़ते थे NC प्रोग्रामर्स को, उसको भी काफी इजी बना देता है और काफी अच्छे तरीके से ये कोड्स काफी सटीकता से क्रिएट किए जा सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं APT लैंग्वेज को और सटीकता से और गहराई से। APT का फुल फॉर्म हमने क्या समझा था? जहां पर APT का फुल फॉर्म था ऑटोमेटेड प्रोग्राम्ड टूल। ऑटोमेटेड प्रोग्राम टूल जो वो सिर्फ एक NC का लैंग्वेज ही नहीं है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और कटर के पोजीशंस के को जनरेट करता है, ये उसमें क्रिएट होने वाले जो APT के स्टेटमेंट्स हैं उस पे भी क्रिएट होता है। ठीक है। इसके अलावा APT एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है, जहां पर जो कंट्रोल है, जो कटिंग टूल जो यूज करेंगे उसके जो कंट्रोल्स हैं वो अप टू 5 एक्सिस मशीनिंग तक आप वहां पर जा सकते हैं। ठीक है। 5 एक्सिस मशीनिंग जैसे हमने इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था कि 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हो सकते हैं, जहां पर हम 3 प्रिंसिपल एक्सिस के द्वारा 3 लीनियर मोमेंट्स और उन्हीं 3 प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग 3 रोटेशनल मोमेंट्स को हम कंसीडर करते हैं। तो यहां पर ये अप टू 5 एक्सिस मशीनिंग तक ये हमें पहुंचा सकता है। ठीक है। हम फिलहाल हमारे डिस्कशंस को अप टू 5 एक्सिस मशीनिंग सिस्टम तक लिमिट करेंगे। आइए अब हम समझते हैं कि ये APT प्रोग्राम लैंग्वेज जो है वो क्या है, इसमें स्टेटमेंट्स क्या हो सकते हैं और किस प्रकार से ये प्रोग्राम बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये जो APT लैंग्वेज है, इसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो 4 प्रकार में डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले है ज्योमेट्री स्टेटमेंट। ज्योमेट्री स्टेटमेंट
ज्योमेट्री के एलिमेंट्स जो कि हमारे वर्क पीस के एलिमेंट्स होंगे, जो ज्योमेट्रीज होंगी, उस ज्योमेट्री के एलिमेंट्स को कंप्राइज करता है और वो उस ज्योमेट्री के एलिमेंट्स को वहां पर बनाने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए ये जो कोड्स होते हैं, ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, हम उन्हें ज्योमेट्री स्टेटमेंट्स भी कहते हैं और इसके अलावा हम इन्हें डेफिनेशन स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये वर्क पीस को डिफाइन करता है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है मोशन स्टेटमेंट। ये जो मोशन स्टेटमेंट है वो बेसिकली कटिंग टूल के पाथ को डिस्क्राइब करता है कि कटिंग टूल ड्यूरिंग कटिंग किस तरीके से मूवमेंट करेगा, कहां पर उसे आगे जाना है या पीछे जाना है या ऊपर जाना है या उसे किस तरीके से मूवमेंट्स करना है, वो सारे मूवमेंट्स को यहां पर ये मोशन स्टेटमेंट के थ्रू हम यहां पर कैप्चर कर पाएंगे। इसके अलावा पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट, ये जो पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट्स होते हैं ये स्पेसिफिक मशीन टूल और उनके कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंगली अप्लाई किए जाते हैं। इनका यूज करके स्पेसिफिक फीड, स्पीड या एक्यूरेट अदर फीचर्स जो होते हैं मशीन्स के, उनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है और उनका पोस्ट प्रोसेसिंग परफॉर्म कराया जा सकता है। इसके अलावा जो चौथा स्टेटमेंट होता है वो ऑक्सिलरी स्टेटमेंट्स होते हैं। ये ऑक्सिलरी स्टेटमेंट कुछ अन्य कामों को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, जो कि वहां पर पार्ट के कटिंग टूल के टूल क्लियरेंस, टॉलरेंसेस, इस तरीके के एडिशनल चीजों को डिफाइन करने के लिए बनाए जाते हैं। सो ये जो चार थे, ज्योमेट्री स्टेटमेंट, मोशन स्टेटमेंट, पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट एंड ऑक्सिलरी स्टेटमेंट, ये चार स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम एपीटी लैंग्वेज में यूज करेंगे। आइए सबसे पहले अब हम समझते हैं कि ज्योमेट्री स्टेटमेंट क्या है और इसमें ज्योमेट्रीज को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सो अभी हम फिलहाल इन ज्योमेट्री स्टेटमेंट्स को समझने के लिए कुछ आसान से जो ज्योमेट्रीज हैं, हम उनके स्टेटमेंट्स किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी पॉइंट को किस तरीके से स्पेसिफाई किया जा सकता है इस प्रोग्राम में। सपोज हमारे पास एक पॉइंट है जिसका नाम है पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट वैल्यू है x, y और z में 8, 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसको किस तरीके से हम डिफाइन कर पाएंगे? तो इसके लिए जो ज्योमेट्री स्टेटमेंट क्रिएट होगा उसे आपको ध्यान रखना है। यहां पर सारे वर्ड्स हम कैपिटल में यूज करते हैं, कैपिटल लेटर में ये वर्ड्स हमें यहां पर क्रिएट करने हैं। ठीक है, सो पॉइंट का नाम क्या था यहां पर? P1। सो P1 इज इक्वल पॉइंट, POINT, पॉइंट स्लैश। अब ये स्लैश क्या है? पॉइंट क्या है? पॉइंट जो है ज्योमेट्री का टाइप है। ठीक है, कौन से टाइप का ज्योमेट्री है? ये एक पॉइंट है। सो पॉइंट क्या डिफाइन कर रहा है कि जो भी ज्योमेट्री क्रिएट होने वाली है वो एक पॉइंट है। पॉइंट के अब उसके कोऑर्डिनेट वैल्यूज अब डिफाइन किए जाएंगे, क्योंकि पॉइंट में तो उसका डायमीटर या उसके लेंथ या थिकनेसेस तो होती नहीं है। सो अब उसका क्या डिफाइन हो सकता है? उसका पोजीशन। पोजीशन डिफाइन करने के लिए उसकी कोऑर्डिनेट वैल्यूज यहां पर डिफाइन करनी पड़ेंगी। सो एक्स, y और z की वैल्यूज कॉमा के थ्रू यहां पर डिफाइन की जाती है, जो कि x, y और z के सीक्वेंस में परफॉर्म कराई जाएंगे। सो इस तरीके से हम एक पॉइंट P, जो कि एक 3D स्पेस में है जहां पर उसके कोऑर्डिनेट वैल्यूज 8, 3 एंड 5 हैं, उसको डिफाइन कर पाएंगे। आइए हम समझते हैं, अगर हमारे पास एक पॉइंट P2 है जो कि दो लाइन जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे पास, L1 और L2, दो अगर यहां पर लाइन है, इन L1 और L2 के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, जहां से ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर अगर हमें पॉइंट P2 क्रिएट करना है, ठीक है, तो किस तरीके से क्रिएट कर पाएंगे? तो उसके लिए पॉइंट का नाम क्या था यहां पर? P2। P2 इज इक्वल, ज्योमेट्री टाइप इज पॉइंट, सो पॉइंट स्लैश INT ऑफ, दैट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ। ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? INT ऑफ। आपको यही स्टेटमेंट यूज करना है, INT ऑफ, कॉमा L1 कॉमा L2। यहां पर L1, लाइन L1 और लाइन L2 प्री डिफाइंड ज्योमेट्रीज हैं जो कि ऑलरेडी वहां पर सिस्टम में डिफाइन हो चुके हैं। अब इन्हें
पॉइंट P2 को डिफाइन करने के लिए यूज कर पाएंगे, जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पे है। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं नेक्स्ट। यहां पर अगर हमारे पास एक लाइन, अब हमें एक ज्योमेट्री क्रिएट करनी है जो है एक लाइन। यहां पर एक लाइन जो कि दो पॉइंट P3 और पॉइंट P4 से मिलकर के बना हुआ है, जो कि स्टार्ट एंड एंड पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच में एक लाइन अगर आपको L1 क्रिएट करना है, सो उसके लिए हम यूज करेंगे जो कमांड है वो कुछ इस प्रकार है, L1 इज इक्वल लाइन स्लैश P3 P4। यहां पर P3 और P4 प्री डिफाइंड पॉइंट्स है, जिसका उपयोग करके आप ये लाइन की जो ज्योमेट्री है उसको सिंपल और लॉजिकल ढंग से आप यहां पर बना पाएंगे। इसी क्रम में अगर हमारे पास एक सर्कल है और हमारे पास एक लाइन अवेलेबल है जो कि उससे टेंजेंशियल कंडीशन पर है, लाइन सर्कल C1 से L2 या L3 लाइन सर्कल C1 से अगर टेंजेंसी कंडीशन पर है, सो एक पॉइंट अगर हमें क्रिएट करना है जिससे कि एक लाइन टेंजेंशियल कंडीशन को मेंटेन करते हुए सर्कल C1 तक जाए, तो वो कैसे क्रिएट होगा। सो यहां पर लाइन L2 को क्रिएट करने के लिए L2 इज इक्वल लाइन स्लैश P5, जो कि पॉइंट P5 है, ऑलरेडी डिफाइंड है, कॉमा लेफ्ट कॉमा tan2 का मीनिंग यहां पर है टेंजेंशियल टू। ठीक है, टेंजेंशियल टू C1। C1 क्या है, यहां पर सर्कल है जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, उसका नाम है C1, पैरामीटर का नाम हो गया C1, तो आपको उसे यूज करना है इस तरीके से। सिमिलरली अगर आप L3 लाइन यहां पर यूज करना चाह रहे हैं जो कि राइट साइड में है, तो L3 इज इक्वल लाइन स्लैश P5 कॉमा राइट कॉमा tan2 कॉमा C1। इसके द्वारा आप लाइन L3 क्रिएट कर पाएंगे। लाइन L4 अगर हमें क्रिएट करना है जो कि ऑलरेडी पैरेलल है एक लाइन L5 से, और किसमें से होकर के जा रही है, पॉइंट P6 से। पॉइंट P6 से होता हुआ लाइन एक हमें क्रिएट करना है जो कि लाइन L5 से पैरेलल है। ठीक है, उसके लिए L4 इज इक्वल लाइन स्लैश P6 कॉमा PARLEL, ये पैरेलल को डिफाइन करने के लिए यूज किया गया है, कॉमा L5। इससे जैसे ही आप ये स्पेसिफिक कमांड यूज करेंगे, लाइन L4 जो है L5 के पैरेलल में पॉइंट P6 के पोजीशन पे क्रिएट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपको परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट करना है जो कि पॉइंट P6 से होते हुए जाए और परपेंडिकुलर रहे लाइन L5 के, तब L6 इज इक्वल लाइन स्लैश P6 परपेंडिकुलर टू L5। ऐसे करते हुए हम इन लाइंस को डिफाइन कर पाएंगे। सिमिलरली सर्कल्स के लिए हम C2 इज इक्वल सर्कल स्लैश सेंटर कॉमा P7 कॉमा रेडियस कॉमा 5। यहां पर सर्कल का सेंटर जो है वो P7 है, रेडियस की वैल्यू जो है वो 5 है, उसको डिफाइन करते हुए हम एक सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें और भी सर्कल्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए जो कमांड्स हैं वो यहां पर दिए गए हैं। ऐसा ही अगर हमें प्लेन्स क्रिएट करने हैं, तो प्लेन क्रिएट करने हैं जो कि 3 पॉइंट से होकर के जा रहा है, P1 P2 एंड P3। तो फिर अगर पॉइंट प्लेन का नाम है PL1, तो फिर यहां पर क्या होगा, PL1 इज इक्वल प्लेन स्लैश P1 कॉमा P2 कॉमा P3। वैसे ही जैसे हमने पहले लाइन को क्रिएट किया था पैरेलल क्रिएट करने के लिए, अगर हमें पैरेलल प्लेन क्रिएट करना है तो फिर हम PARLEL पैरेलल कमांड का उपयोग करके पैरेलल लाइन क्रिएट कर पाएंगे। इसके पश्चात आता है मोशन स्टेटमेंट। ये कमांड्स टूल के मूवमेंट को डिफाइन करते हैं कि अगर आपको क्रिएट करना है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाना है, तो फ्रॉम मींस कहां से, कौन से पॉइंट लोकेशन से, कोऑर्डिनेट लोकेशन से कहां तक जाना है, तो आपको फिर यूज करना पड़ेगा गो टू। फ्रॉम देन आप देंगे XYZ का पोजीशन, देन गो टू कहां तक उस टूल को मूवमेंट करना है, वहां का कोऑर्डिनेट लोकेशन। ठीक है, इसके द्वारा कटिंग टूल मूवमेंट पे जाएगा और उस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। सिमिलरली GODLTA, यहां पर जैसे हमने लीनियर इंटरपोलेशन समझा था, वैसे यहां पर ये इंक्रीमेंटल मोड के थ्रू कटिंग टूल यहां पर फीड रेट को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेगा लीनियर डायरेक्शन तक और उस स्पेसिफाइड पॉइंट तक पहुंच जाएगा। इसके बाद आते हैं कुछ कमांड्स जो कि अगर आपको आगे जाना है, कटिंग टूल यहां है, कटिंग टूल से अगर ये डायरेक्शन उसका फॉरवर्ड है, सो आगे जाने के लिए गो आप यूज करेंगे FWD, गो फॉरवर्ड। सिमिलरली गो बैक, गो अप, गो डाउन, गो राइट, गो लेफ्ट। इस तरीके से आप इन सिंपल कमांड्स का उपयोग कर सकेंगे।
यहां पर इनको टूल मोमेंट को डिफाइन करने के लिए। अप्रोचेस जो हैं वो टू, ऑन एंड पास्ट के थ्रू डिफाइन होते हैं। सपोज कटिंग टूल कटिंग करते हुए आ रहा है, यहां पर एक चेक सरफेस है जिसके पहले अगर आपको कटिंग टूल को रोकना है देन टू, इस पे अगर रोकना है देन ऑन, और इसको क्रॉस करके अगर कटिंग टूल को अगर आपको रोकना है देन पास्ट, तो आप इस कमांड का उपयोग कर पाएंगे। सिमिलरली आप 10 टू कमांड का भी यूज कर पाएंगे टेंजेंशियल कंडीशंस पे, अगर कटिंग टूल के मोमेंट को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो इस तरीके से। नेक्स्ट, पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट। यहां पर ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जैसे कूलेंट ऑन, कूलेंट ऑफ, स्पिंडल ऑन या स्पिंडल की स्पीड डिफाइन करना, फीड रेट की वैल्यू डिफाइन करना, स्पेसिफिक मशीन डिफाइन करना, रैपिड मोमेंट डिफाइन करना और एंड करना, जैसे कुछ अलग अलग स्टेटमेंट्स इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कुछ ऑक्सिलरी स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे अगर आपको इनर टॉलरेंसेस देने हैं या आउटर टॉलरेंसेस देने हैं, या आपको कमांड को आफ्टर डिफाइन के होने के बाद अगर प्रिंट करना है तो, या अगर आपको इन्हें फिनिश करना है तो फिनी का वर्ड यूज करेंगे, अगर प्रोग्राम एंड करना है देन एंड का वर्ड यूज करेंगे, कटर डिफाइन करना है कि कटिंग टूल कैसा रहेगा, उसके पैरामीटर्स क्या रहेंगे, देन आपको यूज करना है कमांड कटर स्लैश, अब कटर की जो स्पेसिफिक रेडियस है वो आप डिफाइन कर पाएंगे। इस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब आइए अब हम समझते हैं ये जो स्टेटमेंट्स हमने समझा किस तरीके से प्रोग्राम के रूप में एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे हमने इससे पहले भी मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग जहां GNM कोड्स के बारे में समझा था, अब हम APT प्रोग्राम समझने वाले हैं। ठीक है, यहां पर आपके सामने जो दिखाया गया वर्क पीस है जिसमें कि यहां पर ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं पॉइंट P1, P2 एंड P3 पे, जिसके लिए हमारे पास एक ड्रिल बिट है, इसका उपयोग करना है और इसके द्वारा हमें ये प्रोग्राम परफॉर्म करना है। आप यहां पर जो देख पा रहे हैं पर्पल कलर, ये एक रिट्रैक्ट प्लेन है जो कि वर्क पीस से कुछ दूरी पर है, जिसमें टूल मोमेंट होगा, जिसके द्वारा वहां पर टूल कोलिजन को अवॉइड कराया जा सकता है। ठीक है, ये जो है ये रहा उसका प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के एक्सप्लेनेशन यहाँ दिए गए हैं, जहां पर सबसे पहले हम जो पहला लाइन है वहां पर हम मशीन के आइडेंटिफिकेशन नंबर को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट लाइन पर हम कटर लोकेशन को जो डेटाज हैं उसे लेने के लिए हम उस पर डिफाइन करेंगे। उसके नेक्स्ट लाइन पर हम यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। उसके नेक्स्ट लाइन पर हम डिफाइन करेंगे कि उसका इनिशियल पॉइंट कहां से कटिंग टूल स्टार्ट होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब हम ज्योमेट्रीज को डिफाइन करना चालू करेंगे, कहां कहां पर ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होने। सो पॉइंट P1 पर, P2 पर, P3 पर, सो हम उन पॉइंट्स को डिफाइन कर लेंगे उनके कोऑर्डिनेट वैल्यूज x, y एंड z के द्वारा। देन उसके बाद फ्रॉम टारगेट, अब कटिंग टूल मोमेंट लेना है तो कहां से लेना है, तो टारगेट पॉइंट से लेना है। कहां तक जाना है, रैपिड मोशन करते हुए गो टू पॉइंट P1, वहां तक कटिंग टूल को जाना है। अब हमें क्या डिफाइन करना है, स्पिंडल कितने आरपीएम पे घूम रहा है, क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है, तो CLW क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, CCLW काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। सिमिलरली फीड रेट हम यहां पर डिफाइन करेंगे mm पर रिवॉल्यूशन। ठीक है, वो भी हमने यहां पर दे दिया। उसके बाद हमने अब हमारा जो कटिंग सीक्वेंस है हम वो चालू करेंगे, GODLTA। अब ये स्पेसिफिक पॉइंट पर जाने के बाद, जो पॉइंट P1 तक जब ये कटिंग टूल पहुंच चुका है, यहां पर आने के बाद अब ये कटिंग टूल धीरे धीरे ड्रिलिंग परफॉर्म करेगा, Z डायरेक्शन पे -35 तक जाएगा। देन उसके बाद GODLTA, ये रिट्रैक्ट पॉइंट हम परफॉर्म करेंगे लास्ट लाइन पर। देन रैपिड मोशन करते हुए नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे और अगेन वो ड्रिलिंग के जो सीक्वेंसेस है हम वो परफॉर्म करेंगे। सो ये सीक्वेंस इस तरीके से परफॉर्म करते हुए जब तीनों ड्रिल होल्स वहां पर ड्रिलिंग हो जाएंगे, देन हम यूज करेंगे रैपिड मोशन का, यूज करेंगे गो टू टारगेट। टारगेट मतलब रिट्रैक्ट पॉइंट पर हम टूल को वापस लाएंगे, स्पिंडल्स को ऑफ करेंगे एंड प्रोग्राम को फिनिश करेंगे। इस तरीके से ये प्रोग्राम यहां पर एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं इसी को अगले उदाहरण के थ्रू, जहां पर इसी हम समझते हैं यही जो उदाहरण है इसमें हम एंड मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं, जहां पर एंड पेरिफेरीज पे हमें यहां पर मिलिंग परफॉर्म करना है। ये जो होल्स यहां पर हमने क्रिएट किए थे अब हम उसे जिग्स एंड फिक्सर्स के लिए यूज करेंगे। ठीक है, फिक्सर्स होल्ड करने के लिए। अब देखते हैं यहां पर ये रहा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करना है,
तो सबसे पहला लाइन इस प्रोग्राम का स्पेसिफाई करता है मशीन आइडेंटिफिकेशन नंबर को। नेक्स्ट लाइन में हम कटर लोकेशन डेटा को एग्जीक्यूट करेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए। उसके नेक्स्ट लाइन पर हम यूनिट्स को mm में डिफाइन कर रहे हैं। देन हमने कटर के डायमीटर को स्पेसिफाई किया नेक्स्ट लाइन पर। उसके नेक्स्ट लाइन पर हम डिफाइन करेंगे टारगेट पॉइंट को, जो कि एक क्लियरेंस पॉइंट है, जिससे कि वहां से टारगेट से टूल मोमेंट स्टार्ट होगा। देन उसके बाद हम ज्योमेट्रीज को डिफाइन कर लेंगे, पॉइंट की वैल्यूज, पॉइंट जो कि उसकी ज्योमेट्रीज पे दिए गए हैं एंड पॉइंट पर। देन लाइंस को हम क्रिएट कर लेंगे L1, L2, L3, L4। उसके बाद हम एक प्लेन क्रिएट करेंगे जो कि रिट्रैक्ट प्लेन होगा, जहां पर कटिंग टूल मोमेंट परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, यहां पर ये P1, P2, P3 पॉइंट्स पे एक प्लेन क्रिएट कर लिया जाएगा। देन कटिंग टूल मोमेंट टारगेट से स्टार्ट होगा, गो टू L1, PL1 ऑन L4। अब यहां पर जो है सबसे पहले कटिंग टूल एक पोजीशन तक पहुंचता है जो कि है PL प्लेन पर लाइन 1 से पहले। ठीक है, वहां तक ये क्रॉस करके पहुंचेगा ऑन L4, तो वहां तक ये पहुंचेगा। उसके बाद अब यहां से कटिंग सीक्वेंसेस स्टार्ट करनी है, तो स्पिंडल ऑन करेंगे, फीड रेट की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। देन अब हम यहां पर, बिकॉज कटिंग टूल यहां तक आ चुका है, ठीक है, ये अगर वर्क पीस है तो अगर यहां कटिंग टूल यहां तक आ चुका है, अब सबसे पहले इसे राइट डायरेक्शन पर आगे जाना है। सो अब हम यहां पर डिफाइन करेंगे कि गो टू राइट। ठीक है, RGT मींस गो टू राइट स्लैश L1 पास्ट L2 मींस L1 लाइन तक इसे मिलिंग परफॉर्म करनी है। कहां तक रुकना है? L2 लाइन है, उसे क्रॉस करके कटिंग टूल को रुकना है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट में ये L2 लाइन पर लेफ्ट में मूवमेंट करेगा, देन पास करके रुकेगा L3 को। सिमिलरली L3 पर ये मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और L4 पर भी परफॉर्म करेगा। सो इस तरीके से ये एंड मिलिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इसके पश्चात अब हम समझते हैं मैक्रो स्टेटमेंट्स। जैसे कि हमने मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में हमने समझा था कि कैंट साइकिल्स थे जो कि रिपीटेड टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज किए गए थे। यहां पर मैक्रो स्टेटमेंट्स होते हैं। मैक्रो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? एक प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम है जो कि सब प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम पहले से रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। उसमें कुछ एग्जीक्यूशंस होते हैं जिसको कि हम अगर मेन प्रोग्राम में हम सीधा सीधा इन मैक्रोस को, जैसों कि हमें पहले सेव किया हुआ है, उसको अगर हम कॉल करेंगे तो वो जो सब प्रोग्राम्स हैं वो वहां पर डायरेक्टली एग्जीक्यूट किए जा सकेंगे। ठीक है, इसका जो सिंटेक्स होता है वो सिंबल इज इक्वल मैक्रो स्लैश पैरामीटर डेफिनेशन के द्वारा किया जाता है। और इसको बनाने के जो रूल है वो कुछ इस प्रकार है। यहां पर हम इससे स्टार्ट करेंगे, इसके बाद उसके पैरामीटर डिफाइन करेंगे। इस मैक्रो स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम टर्मैक का यूज करते हैं। और जब हम इसे मेन प्रोग्राम में यूज करना है तब हम कॉल फंक्शन यूज करेंगे, कॉल स्लैश सिंबल कॉमा पैरामीटर स्पेसिफिकेशन। इसके द्वारा ये मैक्रो स्टेटमेंट कॉल किया जाएगा मेन प्रोग्राम में। ठीक है, उसके द्वारा हम इस सब प्रोग्राम को मेन प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ये कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। ये रहा हमारा वर्क पीस जो हमें एग्जीक्यूट करना है। आइए हम मैक्रो स्टेटमेंट समझते हैं। ये रहा हमारा प्रोग्राम जहां पर हमने बेसिक जो हमारे एपीटी प्रोग्राम से जहां ज्योमेट्री स्टेटमेंट थे वो सब हमने दिए हैं यहाँ पर अब आप ध्यान देंगे जहां पर लिखा हुआ है ड्रिल इज इक्वल मैक्रो स्लैश px। यहां से अब हमारा मैक्रो स्टार्ट हो रहा है। देन मैक्रो एंड कहां पर हो रहा है? मैक्रो जो है टर्मैक पर एंड हो रहा है। यहां पर इन बिटवीन जो पैरामीटर डेफिनेशन है वहां पर गो टू स्लैश px है। वहां जाने के बाद GODLTA जो कि ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड रिट्रैक्ट पॉइंट जो है वो भी परफॉर्म होना है, रिट्रैक्ट मोशन, ये दोनों को परफॉर्म कराया गया है। ये एंड करके वहां पर टर्मैक यूज कर लिया गया है। ये अब जो सब प्रोग्राम है आगे मल्टीपल टाइम हम जितने बार भी ड्रिलिंग परफॉर्म करेंगे उनको कॉल फंक्शन के, जहां पर यहां पर इस फंक्शन का नाम क्या है? ड्रिल। इस मैक्रो का नाम है ड्रिल। उस कॉल फंक्शन को यूज करके हम बार बार ये जो मैक्रो है उसे हम यूज कर पाएंगे स्पेसिफिक पॉइंट पर ड्रिल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जो कि इस प्रोग्राम में दिया गया है। और हम इस प्रोग्राम को एंड करेंगे फिनी ऑपरेशन के द्वारा। सो ये जो हमने अभी इस प्रोग्राम को समझा, जहां पर ये जो है हम यूज करेंगे फ्रॉम टारगेट से, यूज करेंगे कॉल फंक्शन स्लैश ड्रिल कॉमा p इज इक्वल P1। अब ये P1 क्या है? जहां पर हमें सबसे पहले ड्रिल
जो ड्रिलिंग ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है, उस पॉइंट का जो डेफिनेशन है जो हमने पहले ही ज्योमेट्री स्टेटमेंट में दिया हुआ था वो हम यहां पर यूज करेंगे और यहां पर उस पॉइंट को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली वो पॉइंट एग्जीक्यूट होने के बाद वो रिट्रैक्ट होगा, नेक्स्ट पॉइंट पर जाएगा, पॉइंट P2 पर, सिमिलरली वो एग्जीक्यूट करेगा ड्रिलिंग ऑपरेशन और उसके बाद वो जाएगा पॉइंट नंबर 3 पर, और जितने भी वो होल्स होंगे जहां पर अब हमें ये ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, अगर वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं देन हम उसे टारगेट पॉइंट पर वापस पहुंचाते हैं कटिंग टूल को, देन हम प्रोग्राम एंड करेंगे फिनी के द्वारा। आइए अब हम इस लेक्चर का निष्कर्ष समझते हैं, जो कंक्लूजन है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने समझा कि और कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम क्या है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, उसके अलावा जो पार्ट प्रोग्राम है, जो एपीटी लैंग्वेज है वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स क्या हो सकते हैं वो भी हमने इस लेक्चर में समझा, उसके अलग अलग उदाहरण भी हमने समझे, और किस तरीके से ज्योमेट्री स्टेटमेंट्स या फिर मोशन स्टेटमेंट्स या ऑक्सिलरी स्टेटमेंट्स या पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जा सकता है वो हमने उदाहरण के थ्रू समझा भी। उसके अलावा हमने मैक्रो स्टेटमेंट भी समझा। इस तरीके से आप अब इस कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए सक्षम होते हैं। आइए अब हम समझते हैं हमारे अगले लेक्चर में हम क्या कवर अप करने वाले हैं। सो अगला जो लेक्चर होगा वो है कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग का। कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग कैम सॉफ्टवेयर में हमें यूज करना है। यहां पर कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग की मूलभूत समझ जो है हम वो विकास करेंगे या विकसित करेंगे। इसके अलावा कैम सॉफ्टवेयर में जी कोड और एम कोड का उपयोग करना सीखेंगे, जो कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर का यूज करके हम इन कोड्स को डेवलप कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग जो होंगी या प्रोग्रामिंग होंगी उनके लाभ क्या हो सकते हैं, उनके लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं, और मशीनिंग प्रक्रियाओं में इन प्रोग्रामिंग तकनीकों को किस तरीके से लागू किया जा सकता है हम वो भी समझेंगे। आज के इस लेक्चर को पेशेंटली सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।